नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, ध्यान रखिए, अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह नित जलना भी पड़ेगा। अर्थात चमकता वही है जो घिसता है, जो जितना घिसेगा उसमें उतनी ही चमक आएगी। इसी कोटेशन के साथ आइए इतिहास की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको वैदिक सिविलाइजेशन कंप्लीट कर दिया, अर्थात 900 वर्षों के वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड को मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको वैदिक सिविलाइजेशन में दो टॉपिक पढ़ाया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। मैंने आपको बताया पूर्व वैदिक काल जो है वो लगभग 500 सालों का था, जिसमें 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक आपने अध्ययन किया। आर्यों के प्रारंभिक जीवन के बारे में कह सकते हैं, और उन्हीं आर्यों के बाद के विस्तृत जीवन के बारे में आपने उत्तर वैदिक काल में चर्चा किया। लगभग जो 1000 से 600 बीसी के आसपास 400 वर्षों का इतिहास आपने पढ़ा आर्यों का। देखिए, आपको पता है मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में कि वैदिक सिविलाइजेशन जब धीरे धीरे पतन होने लगी तो 16 महाजनपद निकले, और उन्हीं 16 महाजनपदों से आगे चल करके आप देखेंगे 2 जनपदों से आगे बुद्ध और महावीर स्वामी निकलेंगे, जिनके बारे में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि 16 महाजनपद आए कैसे। प्रिय मित्रों, आप सभी को पता है इतिहास एक क्रम वाला विषय है, जहां क्रम का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपने क्रम को छोड़ दिया तो इतिहास को समझना बहुत मुश्किल है। तो अगर बात करते हैं, देखिए उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे आर्य क्या होने लगे, इनमें विघटन की स्थिति आ गई। और जाहिर सी बात है, जब एक समाज लंबे समय तक चलता है तो परिवर्तन निश्चित होता है, क्योंकि परिवर्तन ही समाज का नियम है। और अगर आपने परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप मिट जाएंगे। ऐसा हमने देखा था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, अर्थात सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, अर्थात वो परिवर्तन के साथ आगे नहीं बढ़ सके, इसलिए उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। आगे यही होगा, आप देखेंगे आर्यों के साथ, वो भी परिवर्तन के साथ जी नहीं सके। अगर परिवर्तन के साथ अगर आप जी नहीं सकते हैं तो परिवर्तन आपको कुचलते हुए आगे चला जाएगा, और वही कंडीशन होती है। परिवर्तन के साथ जब ये नहीं जी सके तो आगे चल करके इन्हीं में से कुछ जनपद जो थे आगे चल करके वो महाजनपदों में पले बढ़े और विस्तृत साम्राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिनमें आपका मगध सबसे शक्तिशाली, आगे चल करके आप पढ़ेंगे मगध सबसे शक्तिशाली होता है। तो इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि 16 महाजनपदों का उदय क्यों हुआ। आपको पता है इतिहास में कोई घटना अगर घटित होती है तो उसके पीछे कोई कारण होती है। इतिहास में ही नहीं, वरन किसी भी विषय में अगर कोई घटना घट रही है तो उसके पीछे कोई एक निश्चित कारण होगा, और वही कारण था उत्तर वैदिक काल से जो है आपका जो 16 महाजनपदों का उदय हुआ। उसमें कई कारण, देखिए सबसे पहला कारण आपका जो होगा वो होगा कृषि का बहुत ज्यादा मात्रा में विकास होना। इससे व्यापार बढ़ेगा, उपज बढ़ेगा। इससे लोहे के युद्ध से जब व्यापार और कृषि बढ़ी तो उसमें जो आपके क्षत्रिय वर्ग थे उनका भी प्रादुर्भाव बहुत ज्यादा हुआ। अर्थात उनमें भी जितने 16 महाजनपद देखेंगे ज्यादातर इसमें क्षत्रिय सर्व शक्तिशाली, क्योंकि इनके पास लोहे के अस्त्र शस्त्र आ गए हैं, अर्थात ये बलशाली हो गए हैं। इन सब के बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूंगा आपके साथ। आइए 1 बाय 1 टॉपिक के साथ मैं डिस्कशन करता हूं। आइए, महाजनपदों का उदय। जैसे आपको पता होगा, अगर कोई भी चीज उदय होती है तो उसके पीछे कारण होता है। अर्थात अगर सूर्य भी उदय होता है तो उसके पीछे कारण है अंधेरे को छांटना। अर्थात जिस चीज का उदय होगा उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। आइए महाजनपदों के उदय को समझते हैं। महाजनपदों के उदय का जो कारण है वो सबसे पहला कारण, मैं इन 6 टॉपिक में आपको समझा दूंगा कि महाजनपदों के उदय का कारण क्या था। पहला था आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण, अर्थात जनपदों का विस्तार और महाजनपद बने। अर्थात आर्य विलीन होते चले गए और आगे ये जो जनपद थे ये धीरे धीरे विस्तार होता गया इनका, और ये विस्तार होकर के महाजनपद बन गए। दूसरा, महाजनपदों ने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से राज्य का विस्तार किया। अर्थात ये जो महाजनपद है इन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया था। और यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो निकल के आती है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभिक जो साक्ष्य वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। यही कारण है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण है। तो भारत के राजनीतिक इतिहास का जो प्रारंभ है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही भारत में राजनीति का अस्तित्व आता है समाज के बीच में। तो इसका राजनीतिक जो प्रारंभ हुआ है, इसके कारण क्या हुए, इन कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कला और कौशल में वृद्धि हो जाना।
कला और कौशल में आप देखेंगे बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। धन धान्य और व्यापार में वृद्धि हो जाना। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का सर्वाधिक प्रयोग होने लगा, अर्थात जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और पश्चिमी आपका बिहार है, यहाँ पर लोहे का सबसे ज्यादा यूज हुआ और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ। सरप्लस प्रोडक्शन होने से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। आगे देखते हैं लोहे के प्रयोग से क्या क्या चीजें आई हैं। तो लोहे के प्रयोग से सबसे पहला जो टॉपिक निकला वो निकला अधिशेष उत्पादन में वृद्धि, अर्थात सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब होता है अगर आपको 4 बोरी गेहूं की आवश्यकता है तो 10 बोरी गेहूं का उत्पादन। तो सोचिए इससे क्या होगा, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा आर्थिक परिवर्तन, अर्थात व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होने लगा, तीव्र गति से विस्तार होने लगा। लोहे के हथियार से क्षत्रिय वर्ग का जो बल है बढ़ गया, अर्थात जब लोहा आ गया तो अब उससे तलवार, भाले, फरसे आदि हथियार बनने लगे। इससे क्षत्रिय वर्ग का जो साहस था वो और बढ़ गया। चौथा टॉपिक कबीलाई जीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा, अर्थात जो कबीलाई भावना थी धीरे धीरे उस कबीलाई भावना का पतन होने लगा। धीरे धीरे नगरों जो नगर थे उनमें जो क्षेत्रीय भावना थी उनमें नगर की भावना जागृत होने लगी। इससे क्या हुआ, बड़े बड़े नगरों का निर्माण होने लगा। उत्तर वैदिक काल के जनपद अब महाजनपदों में बदल जाने लगे, अर्थात जो उत्तर वैदिक काल में जनपद कहे जाते थे वो महाजनपद, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा का भी विस्तार कर लिया था और इनकी संख्या 16 बताई गई है। और कैसे जाने कि महाजनपदों के बारे में, तो बौद्ध ग्रंथ में 2 ग्रंथ है, एक है आंगुत्तरनिका और एक है महावस्तु। यहाँ पर 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है और एक जैन ग्रंथ है जिसमें भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। ये जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में आपको विस्तृत वर्णन मिलेगा। आइए देखते हैं वो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं जिनके बारे में चर्चा की गई है। महाजनपद और उनकी राजधानी, इन 16 महाजनपदों पर हम चर्चा करेंगे जिनमें 4 सबसे प्रमुख हैं। 4 प्रमुख कौन से हैं वो है मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ये 4 सबसे प्रमुख माने गए हैं। इन 4 सबसे प्रमुख में मगध, कौशल, वत्स और अवंती में क्यों माने गए, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली यही थे, इनके पास शक्ति थी, अर्थात इनके पास शक्ति जो थी वो सबसे ज्यादा शक्ति थी। अब आइए देखते हैं कि महाजनपद और उनकी राजधानियां। सबसे पहले बात करते हैं काशी की, तो काशी जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी वाराणसी। कौशल की बात करते हैं तो इसकी श्रावस्ती अर्थात फैजाबाद, जिसको आज अयोध्या के नाम से जानते हैं। अंग की बात करते हैं तो इसका चंपा था, चंपा अर्थात भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र जो है ये इसकी राजधानी थी। मगध सबसे शक्तिशाली जो था, राजगृह और गिरिव्रज अर्थात दक्षिणी बिहार इसकी राजधानी थी। वज्जी की बात करते हैं वैशाली उत्तर बिहार इसकी राजधानी थी। मल्ल की बात करते हैं तो कुशीनगर पहला भाग और पावा दूसरा भाग, अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर और देवरिया क्षेत्र इसमें आता है। चेद या चेती में सुक्तिमती, जिसे आधुनिक बुंदेलखंड में आता है। वत्स की बात करते हैं कौशाम्बी, इलाहाबाद और बांदा का क्षेत्र। पांचाल की बात करते हैं तो उत्तरी पांचाल में अहिछत्र अर्थात बरेली का रामनगर और दक्षिणी पांचाल में काम्पिल्य फर्रुखाबाद में आता है। मत्स्य की बात करते हैं तो विराटनगर भागलपुर राजस्थान में पड़ रहा है। सूरसेन की बात करें तो इसकी मथुरा थी। अशमक की पोटली था दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद यही था दक्षिण भारत का। अवंती का उत्तरी उज्जैनी जो उत्तरी अवंती था और दक्षिणी का महिष्मती था, ठीक है, महिष्मती साम्राज्य आपने सुना होगा। और गांधार की बात करते हैं तो तक्षशिला अर्थात पेशावर रावलपिंडी वाला क्षेत्र जो आधुनिक पाकिस्तान में है। और कंबोज की बात करते हैं तो राजपुर, हाटक और कश्मीर वाला क्षेत्र जो है। कुरु की बात करते हैं इंद्रप्रस्थ अर्थात मेरठ एवं दक्षिण पूर्व का हरियाणा। अर्थात ये जितने भी महाजनपद थे इनमें सबसे सर्व शक्तिशाली यही 4 थे, मगध, कौशल, वत्स, अवंती, और इनमें भी सबसे शक्तिशाली था मगध, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे हम आपसे और एक एक टॉपिक को अभी पढ़ेंगे। अभी हम आपको बताएंगे काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्ज, मल्ल, चेद, वत्स, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अशमक, अवंती, गांधार, कंबोज और कुरु, इनसे संबंधित भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना है। कल हम एक 16 महाजनपदों पर डिस्कशन करेंगे और परसों के टॉपिक में हम जैन और बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में बस इतने ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।